बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है ईटी मनके और अस्थियां। इस चैप्टर का हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चल रहा है उसी तरीके से हमारा हिस्ट्री का भी सीरीज शुरू हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग चीजों को देखिएगा और बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिनट कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई टॉपिक कटेगा, बल्कि सारे टॉपिकों को रिवाइज करवाया जाएगा, लेकिन तेजी से करवाया जाएगा। किसी बच्चे को स्पीड में नहीं बल्कि नॉर्मल में समझना है। इट मींस एक चीजों को बारीकी से समझना, अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ हूं, वहां पे आप क्लिक करके चीजों को समझ सकते हैं। एक घंटे की वीडियो है, ठीक है, उसमें आप पूरा समझ सकते हैं। अदरवाइज रैपिड रिवीजन में, ठीक है, कम समय में चीजों को करवाया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। तो सबसे पहले ये तो आपको पता है ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ईंटें बनके अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो जैसे कि आपको पता है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यही है पूरा हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल जहां तक फैला हुआ था। हड़प्पा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, और ये सब भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक धन्यवाद पत्र है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। कोई बच्चा जो विकास नगर उत्तम नगर के आसपास में रहता है वो ऑफलाइन में पढ़ सकता है, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो हमारे विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन से पढ़ सकता है। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु घाटी में फैला हुआ था और इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता के प्रमुख दो केंद्र थे, कौन कौन से? एक था हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की अगर मैं खोज की बात करूं तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेतृत्व किसका था? नेतृत्व देखिए जॉन मार्शल का था। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा का निर्धारित समय क्या है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व इसका निर्धारित समय माना जाता है, और जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने पेश किया कि हाँ हड़प्पा नाम जैसा कोई शहर था, है ना, कोई बस्ती बसाई गई थी। अब बात करते हैं जानकारी के स्रोत, हमें आखिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वहां पे जो खुदाई में मिली इमारतें हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, पूरा स्थल है, पुरानी जगह की बात की जाती है। मृदभांड हो गया, ठीक है, मृदभांड की बात की जा रही है। औजारों की, मृदभांड मतलब था मिट्टी के बर्तन, औजार तो आपको पता ही है। आभूषण हो गया, मूर्तियां हो गए, मुहरे हो गए, बाट हो गया, पक्की मिट्टी हो गई, ये सब वहां के जानकारी के स्रोत है। ठीक है, इस तरीके से देखिए वहां पे विशाल स्नानागार मिला हुआ था, साथ ही साथ वहां पे मोहरे मिली हुई थी, वहां पे सिक्के मिले हुए थे, और नाली कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित जानकारी, जैसे वहां पे मवेशी यानी कि पशु कौन कौन से थे। तो भेड़, बकरी, भैंस, जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल इत्यादि वहां पर मवेशी थे। भोजन की बात करें तो अनाज, मछलियां, मांस, फल इत्यादि वहां पे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अनाज की बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा इत्यादि वहां पे भोजन था, सॉरी अनाज था। वस्त्र की बात करें तो वहां पे अधिकतर सूती वस्त्रों का इस्तेमाल होता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो शिव, पीपल, पशु, सूर्य, जल, मातृ देवी, इन सब चीज की पूजा होती थी, खासकर नेचुरल चीज की। ठीक है, यातायात की बात करें तो बैलगाड़ी हो गया, नाव हो गया, वहां पे यातायात के साधन थे। शिल्पकारी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, मनके हो गया, हथियार हो गया, खेती के उपकरण, ये सब वहां पे शिल्पकारी थे। आगे बात करते हैं निर्वाह के तरीके, यानी उनके जीवन यापन किस तरीके से होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन और जानवरों, जिसमें से मछली इत्यादि को भी यूज किया करते थे खाने के में, ठीक है, इस्तेमाल किया करते थे, और इन्हीं सब चीज से उनका भोजन प्राप्त होता था। अनाज के दानों और बीजों की खोज पुरातात्विकों को आहार संबंधी जानकारी देखने को मिलती है। बाजरे के दाने गुजरात में देखने को मिले, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। इसके अलावा पशुओं के बारे में, आहार के बारे में, और साथ ही साथ निवासों के बारे में, वस्त्रों के बारे में, धार्मिक जीवनों के बारे में, यातायात के जीवनों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि हाँ इस तरीके से ये चीजें यूज किया करते थे, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा रखा है। आगे बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि के संकेत जो है अनाज के दानों से मिलता है, जैसे चोलिस्तान के अनेक स्थलों और बनावली जैसे कि हरियाणा में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप देखने को मिले हैं। जैसे एक होता नहीं कि मिट्टी का बनाया गया छोटे छोटे, है ना, खिलौने देखने को मिले हैं। इसके अलावा पुरातात्विदों को कालीबंगन यानी कि राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के प्रमाण देखने को मिले हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह आपस में कट करते हुए दिखाते हैं, साथ ही साथ दो दिखाते हैं कि एक साथ दो
प्रमुख यहाँ पे फसलें उगाई जा सकती थी। फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को, ठीक है, जानने का भी प्रयत्न किया गया। अफगानिस्तान में सोतुरगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष देखने को मिले हैं, लेकिन सिंध और पंजाब में नहीं देखने को मिले हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वहां पे जो पानी है वो कुओं से प्राप्त किया जाता था और खासकर सिंचाई इत्यादि भी उनसे ही की जाती थी। अब बात करते हैं पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। देखिए, पुरावस्तुओं की पहचान वहां की बनावटों को देखकर, यानी कि वस्तुओं की बनावट की देख के की जाती थी। उसमें इस्तेमाल किए गए धातु को किया जाता था, मतलब देख के किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हड़प्पा में ना इस प्रकार का ताला मिला। क्या मिला? इस प्रकार का ताला मिला। तो इस ताले को देखेंगे सबसे पहले ये क्या है, किस चीज का बना हुआ, मिट्टी का है, कोई मेटल है, सोने का है, किसका है। दूसरे नंबर पे ये किस काम आता होगा, इस तरीके से करके चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इस पे लिखा हुआ क्या है, इन सब चीज को देखेंगे। आज से रिलेट करेंगे कि आज से कुछ इसका रिलेशन मैच करता है कि नहीं करता है, और फिर जाके उसके बारे में जानकारी दिखाएंगे। ठीक है, और फिर अनुमान लगाया जाता है कि ये किस काम आती होगी। इसमें वर्तमान संबंधी, है ना, वर्तमान में भी मैच करके देखा जाता है कि किस काम आती होगी। जैसे हड़प्पा में औतल चक्कियां देखने को मिली हैं और ऐसा माना जाता है कि अनाज पीसने के लिए काम आती थी। ठीक है, और ये खासकर देखा जाए तो उत्तल होती थी, क्योंकि इसको एक तो बिठाया जाता था और जो चीजें उस पे पीसी जाती थी वो गिरे ना, इस तरीके से बनाई गई थी। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, और जिसकी वजह से ये हिलती नहीं थी। अच्छा, दो प्रकार की चीजें भी देखने को मिल सकती है, एक जो अनाज पीसने के लिए और एक जो दवाई इत्यादि, जैसे जड़ी बूटियां इत्यादि, है ना, कूचने के लिए या फिर पीसने के काम आती होगी। तो दो प्रकार की चक्कियां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय पुरास्थल है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, दो चीजें, लोबर टाउन और सीटाडेल। सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल है हड़प्पा है। बस्ती दो भागों में बटी हुई थी। एक छोटा किंतु ऊपर में बनाया गया था जिसको सीटाडेल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा काफी बड़ा था जिसको लोअर टाउन यानी कि निचला शहर के नाम से जाना जाता था। ऊंची दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी, ये काफी ऊंचाई में थी। दुर्ग को दीवारों को घेरा गया था। इसका मतलब है इसे निचले शहर से भिन्न रखा जाता था, या कहा जाता था कि जो दुर्ग है वहां पे हो सकता है कि राजा महाराजा रहा करते होंगे, और जो लोअर टाउन है वहां पे हो सकता है कि नॉर्मल व्यक्ति रहा करते होंगे। निचला शहर भी घेरा गया था। अनेक प्रकार के भवने बनाए गए थे जो कि चबूतरों पर बनाए गए थे, जो कि नींव का काम करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। वहां पे एक प्रकार की नगरी सभ्यता थी, क्योंकि नगर की तरह बसावट की गई थी। नालों का निर्माण काफी अच्छा खासा था। अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, यानी कि घर का जो वेस्ट पानी है नाली के माध्यम से नालों में मैच किया जाता था, और आगे चल के इसको नदियों में मैच कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जो गंदा पानी निकल जाता था। वहां पे चित्रात्मक लिपि का यूज किया जाता था, मतलब लिखने की बात की जा रही है। मृदभांड कला थी वहां पर, और इस प्रकार का आप देख सकते हो, ऊपर से अगर देखने को मिले तो इस प्रकार का हड़प्पा नजर आता है। माप तौल पद्धति थी, यानी कि तराजू बट्टा वाली चीज, है ना। व्यापार प्रणाली अच्छी खासी थी। सड़कों का निर्माण अच्छा खासा किया गया था। समाधान प्रणाली थी, जैसे आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, मटके हो गया, बाट हो गया, ये सारी चीजें आ गई। अब बात करते हैं नालों का निर्माण। जैसे जल निकासी प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी जल निकासी प्रणाली थी। विशिष्टताओं, यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर जल निकासी प्रणाली को एक विशिष्ट महत्व दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके की नालियां हुआ करती थी। सड़कों एवं गलियों को तकरीबन ग्रिड पद्धति के हिसाब से बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और पहले नालियों का निर्माण होता था, फिर जाके अगल बगल सड़कों का निर्माण हुआ था करता था। ठीक है, गृह स्थापत्य कला की अगर मैं बात करूं तो आवासीय भवनों के उदाहरण मोहनजोदड़ो के निचले शहर में दिखाए गए हैं। और घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने हुआ करते थे। भूमि तल पर निर्मित दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके की वहां पे खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, इसलिए आते जाते वाले जो लोग हैं वो ना देख पाए, जैसे होता ना, घर की गोपनीयता बनी रहे। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक घर का जो ईंटों का फर्श से बना हुआ एक स्नान घर हुआ करता था, और नालियां दीवार के द्वारा सड़क की नालियों से जुड़ी हुई करती थी। जैसे एक होता नहीं कि आज शहरों में आप देखिए घर का कोई ना कोई दीवार किसी न किसी सड़क से मैच रहता है, जिसकी वजह से घर का जो वेस्ट पानी है वो बाहर निकाला जा सके। ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष देखने को मिलते हैं। विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या तकरीबन 700 है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग की। ऐसी संरचनाओं के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं जिसका इस्तेमाल शायद विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना का मतलब होता है कि कुछ विशिष्ट चीज हुआ करता हो, जैसे पूजा, त्योहार, इस प्रकार की चीजों में हो सकता है कि जो दुर्ग में मिली हुई चीजें, जैसे स्नानागार, इसका यूज तभी किया जाता होगा जबकि कुछ ऐसे ओकेजन होते थे।
जैसे माल गोदाम वहां पे देखने को मिला है, विशाल स्नानागार देखने को मिला है। अच्छा, मोहनजोदड़ो दुर्ग में सबसे अधिक आकर्षक एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है। यह स्नान गृह के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब था जिसके चारों ओर छतों वाले गलियारे और छज्जे थे। और आज की डेट में ये अवशेष तो सिर्फ ऐसे ही देखने को मिलते हैं, जो गलियारे छज्जे ये सब चीज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारी चीजें टूट गई हैं। लेकिन देखने से पता लगता है कि ये सारी चीजें वहां पे होंगी। ये अगर लंबाई की बात करें तो 12 मीटर लंबा था, 8 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यह स्नान गृह पक्की ईंटों का बना हुआ था, नालियों से जुड़ा हुआ था और यह तालाब में पानी भरने और खाली करने का काम आती थी। इसको पक्की ईंटों से बने हुए कुएं के पानी से भरा जाता था। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी और ऊंचे मकान और ऊंचे चलते हुए पानी व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता था कि ये शायद हो सकता है कि तैरने के काम आता होगा। ठीक है, यह यहाँ पर अगर देखा जाए 8 प्रकार के स्नान गृह बनाए गए थे और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये विशिष्ट अनुष्ठान यानी कि त्योहारों में प्रयोग किए जाते होंगे। अब बात कर लेते हैं सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किस तरीके से इतिहासकार करते हैं कि यहाँ पे अमीर थे कि गरीब थे। तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो 2 प्रकार के तरीके हैं, एक है समाधान और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। अब समाधान की अगर मैं बात करूं तो समाधानों को देख के बताया जा सकता था कि ये अमीर का कब्र है या गरीब का कब्र है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो इस प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती थी, उन वस्तुओं की क्वालिटी देख के बताया जाता था कि ये वस्तु अच्छी है तो समझो कि कोई अमीर मरा होगा, अगर वस्तु की क्वालिटी नॉर्मल है तो समझो कोई गरीब बना होगा। और इस प्रकार से सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाया जाता था। जैसे समाधान में अगर मैं बात करूं, कभी कभी समाधान की जो गर्त है यानी कि बनावट है, एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती थी। कब्रों में मृदभांड एवं आभूषण देखने को मिलता था और कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी देखने को मिलते थे। इससे सामाजिक विभिन्नताओं का पता चलता है। विलासिता की वस्तुएं जैसे सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगता है, एक प्रकार की दूसरी विधि है। जैसे पुरातात्विक विशेष तौर पर उपयोगी एवं विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत कर देते हैं। रोजमर्रा को उपयोगी वस्तुएं जैसे चकिया, मृदभांड, सुइया, झावा, ये सब चीज रोजमर्रा की वस्तुएं जो कि हर घर में देखने को मिलती थी। और जो दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं होती थी जैसे सोना, चांदी, फ्यांस, ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलते थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि समाज में सारे लोग एक कैटेगरी के नहीं थे, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे। अब जिन बच्चों को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वो विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ये सारी जो वीडियोज है वो भी देखने को मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके वहां पे आप चीजें देख सकते हैं। कंटेंट पे अगर आप जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देखने को मिलेंगी। और अभी हाल फिलहाल में ये चीजें फ्री हैं, लेकिन आगे अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ और चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ जाएगा। और ज्यादा जानकारी आपको लेनी है तो 7011912793 पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आगे बात कर लेते हैं। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, संग की कटाई करना, धातु कर्म करना और निर्माण, बाट, ये सब चीज इसमें शामिल हुआ करता था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि जैसे जो जगह है ये शिल्प उत्पादन के केंद्र हैं। शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय का माल का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, बल्कि इसके लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी और धातु इत्यादि जो चीजें हैं ये दूसरे जगहों से भी मंगाया जाता था। आगे बात करते हैं मन के बनाने की विधियां। तो कालीनिय, जैस्पर, क्वार्टर, छिलखड़ी, ये सब चीजें पत्थर हुआ करती थी। तांबा, कांसा, सोना जो है धातु हुआ करते थे। शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी हुआ करती थी और इससे मनके तैयार किए जाते थे। मनका बनाने की जो विधि होती थी, जैसे सिलखड़ी, मुलायम पत्थर को है ना उपयोग किया जाता था। सबसे पहले इसको चूड़ बनाया जाता था और फिर इसको साँचे में डालकर, ठीक है, अलग अलग आकार दिया जाता था और उसकी वजह से मनके बन जाते थे। जैसे आप पहले देखे होंगे, जैसे ईंट वगैरह कैसे बनता है, मिट्टी को गूंथ दिया जाता है, फिर आगे जाके उसको साँचे में डालकर उसको आकार दे देते हैं और फिर उसको सुखाकर उसको पका लिया जाता है। इस तरीके से चीजें बन जाती थी। ऐसे ये भी है। आगे बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी। देखिए, वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटा जाता था। तो इन पत्थरों के जो टुकड़े हैं कूड़े के रूप में वहीं पे देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो जगह है ये उत्पादन केंद्रों की पहचान है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेस्क देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से उत्पादन केंद्रों के जगह पर भी वहां पे छोटे मोटे जो कूड़े करकट और ये सब चीजें देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से पुरातात्विदों ने आइडिया लगाया कि ये हो ना हो जगह जो है उत्पादन केंद्रों की ही है। आगे यहाँ पर कूड़ा करकट शिल्प काम के सबसे बेहतर संकेतों में से एक है। इसमें हमें उत्पादन केंद्रों की पहचान देखने को मिलती है। अब बात करते हैं माल संबंधी नीतियां।
यहाँ पे कई प्रकार के कच्चे माल बाहर से मंगवाए जाते थे। कई प्रकार के ऐसे भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि व्यापार विदेशों में भी हुआ करता था। तांबा अरब देश अफगान से मंगाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओमानी तांबे का अंश हड़प्पा की पूरा वस्तुओं में देखने को मिल सकता है। और कहा जाता है एक पात्र हड़प्पाई वर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी के परत चढ़े हुए हैं, जो कि ओमान से लाया गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया से भी वस्तुएं मंगाई जाती थी और ऐसे साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं मुहरे लिपि और बाट। यहाँ पे देखिए, लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने के लिए मोहरों तथा मुद्रांकों का प्रयोग होता था। मोहरों का प्रयोग किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और ले आने के लिए उस समय किया जाता था। जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था तो सील के रूप में मोहरों का प्रयोग किया जाता था, ताकि अगर उसमें कोई छेड़खानी हुई है तो उस चीज का पता लग जाता था, जिससे अगर कोई व्यक्ति रास्ते में इससे छेड़खानी करेगा तो इससे पता लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के मुहरे हुआ करते थे। एक रहस्यमय लिपि की अगर मैं बात करूं, रहस्यमय लिपि वो लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। रहस्यमय लिपि अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है रहस्यमय जो लिपि है, ठीक है, उस पर कुछ ऐसे पंक्ति में कुछ लिखा गया है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। हो सकता है कि एक राजा का नाम दिखाता हो, राजा की पदवी दिखाती हो, या फिर हो सकता है कि ये राज्य के बारे में कुछ संकेत देती हो। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इन पर निर्मित जो चित्र है, ठीक है, अनपढ़ों लोगों के लिए हो सकता है बनाया गया, क्योंकि उस समय चित्रों के माध्यम से अनपढ़ों को भी, है ना, समझाया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हड़प्पा जो लिपि थी इस प्रकार से, जिसको आज तक पढ़ी नहीं गई है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो चित्रात्मक लिपि थी। दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, उसी तरीके से ये भी लिखा जाता था। चिन्हों की संख्या की अगर मैं बात करूं 375 से लेकर 400 है, और यह आज तक पढ़ी नहीं गई है। बाट की अगर मैं बात करूं, मतलब माप तौल पद्धति की अगर मैं बात करूं, तो बाटों का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। यह बाट आमतौर पर चट नामक पत्थर से बनाए गए होते थे। यह किसी भी निशान से रहित होता था। छोटे बाटों का उपयोग आभूषणों को तौलने के लिए, साथ ही साथ बड़े बाटों का प्रयोग अनाजों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु के बने पड़ले भी वहां पे देखने को मिले हैं। अब बात करते प्राचीन सत्ता, क्या वहां पे राजा थे? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक प्रसाद की विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि वहां पर एक विशाल भवन देखने को मिला है जिसको प्रसाद बोला गया। क्या बोला गया? प्रसाद बोला गया। एक मूर्ति भी मिली हुई है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है, और ये नाम आज भी प्रचलित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भव्य वस्तु वहां पे देखने को नहीं मिली। कई पुरातात्विदों का मानना है हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, जबकि कई सारे लोग मतलब सारी स्थिति समान थी। और कई सारे पुरातात्विदों का ये भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। ठीक है, ऐसा भी करते हैं। दूसरे पुरातात्विद ये मानते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे, जैसे हड़प्पा का अलग हो गया, मोहनजोदड़ो का अलग हो गया। अब बात करते हैं सभ्यता का अंत। अंत कैसे हुआ? परमाणु के मुकाबले 1800 ईसा पूर्व तक अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, और इसके साथ साथ यानी कि हड़प्पा शहर को छोड़ दिया गया था और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, जैसे गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जगहों की जो बस्तियां थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और निम्नलिखित कारण इसकी वजह थी, जैसे कहा जाए तो जैसे जलवायु बदलाव हो गया। कहा जाता है कि कोई एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जंगलों की कटाई हो गया, हो सकता है कि जंगल के जानवर अटैक कर दिए हो गए, बहुत अधिक बाढ़ आ जाना, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, भूमि का बहुत अधिक उपयोग हो जाना जिसको वहां पर फसलें अच्छी नहीं होती होगी। ठीक है, इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो ठीक लगती है, लेकिन पूरी तरीके से सभ्यता का अंत हुआ हो ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, इतिहास जो है तथ्यों पर आधारित होती है, कोई सटीकता नहीं मिलती है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी देखने को मिलती है वहां के पूरा वस्तुओं के माध्यम और भौतिक अवशेषों के माध्यम से देखने को मिलती है। ये है कनिंघम की भ्रम की बात करें तो सबसे पहले मौका इन्हीं के पास था चीजों को खोजने का, लेकिन ये इस चीज से चूक जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि एक जो सिपाही है, ठीक है, वो कनिंघम के पास जाता है और कहता है कि ये सिक्का मुझे मिला हुआ है। तो कनिंघम उस चीज का डेट डिसाइड करने में चूक जाते हैं कि ये है कब का, और इसी वजह से कनिंघम का भ्रम इसी को कहा जाता है। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक के रूप में 1870 से लेकर 1885 तक काम किया था। कनिंघम की प्रमुख रुचि जो थी, ये हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी थी, जैसे 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के घटनाओं में इनका ज्यादा रुचि हुआ करता था। हड़प्पाई
पूरा वस्तु भी 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। अच्छा, इसमें के कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह नहीं जान पाए कि वो वस्तु कितनी पुरानी। एक जो ब्रिटिश था उसने क्या किया, एक मुहर जो था वो कनिंघम को देता है और कहता है कि डेट डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो उस चीज का डेट डिसाइड करने में क्या होते हैं, चूक जाते हैं। इस तरीके से चैप्टर हो जाता है ओवर। ठीक है, स्टार्टिंग के कंटेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर इसको और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।